ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इतिहास की बात करते हैं, तो अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे, तो इतिहास जब आप पूरा पढ़ लेंगे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न इंडिया, तो आपको इतिहास का बेसिक थीम, उसकी अवधारणा, उसकी क्रोनोलॉजी से तात्पर्य है, उसका कालानुक्रम आपका पता लग जाएगा। और आपको पता लग जाएगा कि स्कोप हिस्ट्री का कहाँ से कहाँ तक है, एंशिएंट इंडिया कहाँ से कहाँ तक है, मेडिवल इंडिया कहाँ से कहाँ तक है, और मॉडर्न इंडिया कहाँ से कहाँ तक है। दूसरी चीज़, जब आप जीएस के पैटर्न पर हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो आपको आपकी जो थिंक है और तर्क क्षमता है, वो उसमें आपकी जो अप्रोच हो जाएगी वो हिस्टोरिकली हो जाएगी, ऐतिहासिक हो जाएगी। और एनालिटिक वे में जब वो हो जाएगी, तो आपके लिखने का तरीका बदल जाएगा। और के साधन क्या आते हैं ये सब। और सिस्टमेटिक वे में सामाजिक ढांचा, सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, इन सब तो चीज़ों सर का, उस समय का कल्चर कैसा रहा होगा सर? स्त्रियों की दशा, शिक्षा, जी। संस्कार, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम किस में करेंगे? सामाजिक इतिहास में करेंगे। सामाजिक। तीसरा जी। मैंने बताया आर्थिक इतिहास। आर्थिक इतिहास में क्या क्या अध्ययन करेंगे आप? व्यवसाय सर उस समय एक एक करके बोलिए आप लोग, उसमें उस समय क्या क्या? कोई एक बोलिए। सर उस समय की जो आर्थिक स्थितियां, अर्थव्यवस्थाएं कैसे रही होंगी? आर्थिक ही हुआ, उसी को तो पूछ रहा है मैं कि किन किन सेक्टर का अध्ययन आप इसमें करेंगे। व्यवसाय क्या था सर? कैसे ही आदान प्रदान करते थे वस्तुओं का, ये सब अच्छा, आर्थिक विनिमय हो गया। चलो, एक का यस आपने सर। विनिमय का अध्ययन करेंगे। और भू राजस्व सर भू राजस्व हो गया, टैक्स हो गया। और आपके घर में क्या है? कर भी आएगा सर इसमें। मम्मी पापा क्या करते हैं घर पे? जी सर उसमें। घर में खेत हैं? जी सर तो के बारे कृषि, में कृषि के बारे में उधर की जाती, कृषि हो कौन कौन गया। से धान उगाए जाते, गाय किस भैंस, तरह की। गाय भैंस मान रखी घर पे? हाँ जी सर। तो पशुपालन, घर में जी पैसे रखे हैं। जी जी। मौद्रिक व्यवस्था, आपकी दुकान है गांव में। हाँ जी सर। वाणिज्य व्यापार, आपका जी। अकाउंट खोल रखा है। हाँ जी सर। बैंकिंग व्यवस्था, आप दुकान जी पे जाते हैं, चीनी लानी है। चीनी लानी है तो कितने किलो लानी है, बाट माप तोल, आ गया समझ में? जीएस से हाँ जी तात्पर्य सर। है कि सामान्य चीजों को समझना है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी। पहले अपने घरों के आसपास देखिए, गांव को देखिए। गांव में पॉलिटिक्स है, गांव में सोसाइटी है, गांव में इकोनॉमी है। उसी पैटर्न को फिर नेशन के तौर पे लेना है, स्टेट के तौर पे लेना है। आ गया समझ में? हाँ जी तो सर। अर्थव्यवस्था में आप इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वाणिज्य व्यापार हो गया। इसके अतिरिक्त बैंकिंग व्यवस्था हो गई, मौद्रिक व्यवस्था हो गई, बाट माप तोल, मापन पद्धतियाँ, ठीक है ना, उत्पादन की प्रणालियाँ। इन सब चीज़ों का अध्ययन आप किस में करेंगे? आर्थिक इतिहास में। फिर मैंने कहा विधिक इतिहास। विधि मीन्स क्या होता है? विधि का विधान। नहीं जी बोलते, सर। प्रस्ताव देने जाते हैं लोग, जब जी कोई मरता है तो लास्ट में उसे समझाते हैं कि विधि का विधान यही था। विधि विधान जी मीन्स, सर। इसमें ये भी आएगा सर। विधि विधान मीन्स नियम कानून। इट मीन्स ये है जी कि जी। संविधान। और संविधान जी एंशिएंट सर। इंडिया में था नहीं। जी। तो इसकी शुरुआत होगी स्मृति ग्रंथ। परिवार के लिए क्या नियम है, समाज के लिए क्या नियम है, संस्थाओं के लिए क्या नियम है, विवाह के लिए क्या नियम है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का, और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ जाएगी। मध्यकालीन भारत इतिहास में ये शरीयत की बात आ जाएगी।
तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं विधिक इतिहास के अंतर्गत। विधि मीन्स नियम कानून, नियमों कानूनों का अगर हम अध्ययन करते हैं इतिहास में तो आता है विधिक इतिहास के अंतर्गत। हो गया। जी सर। पांचवा मैंने बताया विश्व इतिहास। विश्व इतिहास से तात्पर्य सर पूरे विश्व का इतिहास जिसमें विश्व आप किसको मानते हैं? पूरे पूरी पृथ्वी को सर। पूरी पृथ्वी को आप विश्व मानते हैं। चलो आपने सही कहा पूरी, पर पूरी पृथ्वी में आप कैसे अब इसको इंडिकेट करेंगे कि पूरा विश्व है? कैसे आप इसको इंडिकेट करेंगे? क्या है पृथ्वी की पर जो भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है वो क्या है? महाद्वीप का नाम सुना? अब ज्योग्राफी का भी आपको इसी में थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलने लगेगी। जी सर। महाद्वीप का नाम सुना? यस सर। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7। कौन कौन से? हाँ, वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। श्रीलंका नहीं है, कुछ भी मत बोलो। एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, हाँ, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। हो गए 7 महाद्वीप। इन 7 महाद्वीपों को जोड़ के विश्व बन रहा है। आ गया समझ में? जी सर। आप कौन से महाद्वीप में हैं? एशिया। एशिया। एशिया क्या है विश्व का? सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। यूरोप। ऑस्ट्रेलिया है सर। ऑस्ट्रेलिया है। यस सर। वेरी गुड। तो अब हमने विश्व इतिहास से हमने 2 3 4 क्वेश्चन किसके कर लिए? ज्योग्राफी के इसी के साथ कर लिए। आ गया समझ में? यस सर। उधर से हमारे ज्योग्राफी के हो गए, उधर अभी सोशलॉजी के कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जीएस मीन्स है कि आपको इसी के साथ थोड़ा ज्योग्राफी के 2 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, पढ़ हम हिस्ट्री रहे। ठीक है, तो विश्व इतिहास में हम पढ़ेंगे पूरे विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं। तो मुख्य रूप से जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास, यूरोप का इतिहास, ऑस्ट्रेलिया का इतिहास, पश्चिम एशिया का इतिहास, मध्य एशिया का इतिहास, दक्षिण पूर्व एशिया का इतिहास। आ गया समझ में? जी सर। तो अब बताओ मुझे कि इतिहास के प्रकार कौन कौन से बताए मैंने? राजनीतिक इतिहास। वेरी गुड। आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, वैदिक इतिहास, विश्व इतिहास। 5 इतिहास ध्यान में रखने हैं जीएस के दृष्टिकोण से। ठीक है, जी सर। ये चैप्टर्स में भी अब आप पढ़ेंगे ना। जैसे आप वहाँ से जाएंगे वैदिक काल, तो आप पढ़ते हैं वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति, तो आपका ध्यान राजनीतिक इतिहास में होना चाहिए। वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, आपका ध्यान सामाजिक इतिहास में होना चाहिए। राजनीति में फिर क्या हो रहा है, इसलिए इतिहास के प्रकार की प्रासंगिकता है। आ गया समझ में? जी सर। अब नेक्स्ट है आपका इतिहास के उपकरण। इतिहास के कितने उपकरण हैं? बगैर औजारों के काम नहीं होता है। अगर आप पे मोबाइल नहीं होता, मेरे पे मोबाइल नहीं होता, हमारे लिए क्या है? उपकरण है। ये नहीं होता तो हम आप लोग बातचीत नहीं कर पाते, क्लास नहीं होती। इसी तरीके से इतिहास के भी उपकरण हैं। कितने उपकरण हैं? 4। कौन कौन से? पर्सन, प्लेस, इवेंट और 3P and 1E। पहला आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, 3P and 1E। कंपटीशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इतिहास में ये 3P। P समझ रहे हो ना? जी सर। P फॉर पैरट, तो बड़े कैपिटल लेटर में P लिख दीजिए इंग्लिश का। फर्स्ट P इज पर्सन, पर्सन मीन्स व्यक्ति। सेकेंड P इज प्लेस, स्थान। थर्ड P इज पीरियड।
पीरियड मीन्स काल, और 1 इक्वल टू इवेंट मीन्स घटना। अब कंपटीशन में जब आप जाओगे बेटा, तो इन 4 चीज़ों से ही संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो पूछा होगा उसने व्यक्ति कौन है, स्थान कहाँ का है, काल कब का है, और घटना कौन सी है। तो प्रत्येक चैप्टर में आपने ध्यान में रखना है कि व्यक्ति कौन कौन है, स्थान कहाँ कहाँ के है, पीरियड इसका कहाँ से कहाँ तक है, और घटनाएं इसके साथ कौन कौन सी हुई। बस अगर आपने इस पे बारीकी से निरीक्षण कर लिया सामान्य तौर पे, हमें ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है जीएस के लिए, ठीक है। तो पर्सन को फोकस करना है। जैसे हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, पाषाण काल। अब टूल्स ऑफ हिस्ट्री का प्रयोग आप इन सारे चैप्टर्स में करेंगे। पाषाण काल, पर्सन कौन है? आदि मानव। आदि मानव। सिंधु घाटी सभ्यता में पर्सन कौन है? आदि मानव। सिंधु घाटी सभ्यता में मानव। मानव तो है, लेकिन क्या कहेंगे हम उन मानव को? सैंधववासी कहेंगे ना, सैंधववासी। सिंधुवासी। ऐसे तो नहीं मिला कि आशीष ने अन्नागार की स्थापना की, ऐसा मिलता है हमें कहीं नाम किसी व्यक्ति का? मिला सिंधु घाटी सभ्यता में आपको कोई नाम? नो सर। हाँ, तो अभी नाम की परंपरा नहीं आई। वैदिक काल में आप आते हैं तो पर्सन कौन है? आर्य। आर्य। बाद में अब आर्यों ने भारत में व्यक्तियों के नाम की परंपरा को प्रारंभ किया। जैसे आपने नाम सुना होगा किसका? सुदास का, भरत का, त्रिस्तु का, ठीक है ना। और बाद में उत्तर वैदिक काल में आप देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में आपने विश्वामित्र, वशिष्ठ, है ना। अब 6th सेंचुरी बीसी में पर्सन पे हम आते हैं, तो 6th सेंचुरी बीसी में 16 महाजनपद अगर आएंगे तो कौन कौन से शासक हुए? अजातशत्रु। हाँ, अजातशत्रु और उदयन, फिर शिशुनाग, फिर कालासुर, फिर धनानंद, महापद्मानंद, फिर धनानंद, फिर हाँ, चंद्रगुप्त तो मौर्य। हो तो गया। इतना आपने कर लिया तो आपके पर्सन क्लियर हो गए। और धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में जाएंगे तो कौन से व्यक्ति है? ये जैन धर्म भी है सर। कौन सा व्यक्ति है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव। हो गया क्लियर। अब मौर्य साम्राज्य में आप आते हैं तो व्यक्ति कौन कौन हो गए? मौर्य समय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। बिंदुसार और अशोक और वैदिक अंतिम शासक और चाणक्य। बस व्यक्ति आपने सारे याद कर लिए तो आप कहानी बना सकते हैं, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ आपने अलाउद्दीन खिलजी को जोड़ दिया, ठीक है ना, तो उल्टा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जिस चैप्टर में जो व्यक्ति है उस चैप्टर में आप उसी व्यक्ति को रखेंगे तो आपका वर्णन कभी गलत नहीं हो सकता है। दूसरा, प्लेस। पाषाण काल में कौन कौन से प्लेस है? नर्मदा घाटी थी सर उसमें। नर्मदा नदी घाटी और मेहरगढ़। बेलन नदी घाटी। पहले पूरा पाषाण काल की बात करो। बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, सोहन नदी घाटी। आ गया समझ में? भीमबेटका। फिर मध्य पाषाण काल में आओ, आदमगढ़, बागोर, महददा, सराय नाहर। फिर नवपाषाण काल में आओ तो कौन कौन सी साइड जो आपने अभी कही? कौन सी? मेहरगढ़ और आदमगढ़। आदमगढ़ मध्य पाषाण काल की साइड है। मेहरगढ़ होगा सर उसमें दूसरा। और
बुर्जहोम, खुफकराल, चिरान, संदरकल्लू, पिकलीहल, बहुत सारी साइट है। फिर आप सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं तो कौन कौन सी साइट है? लोथल, विस्तार कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो और लोथल, कालीबंगा, कालीबंगा, हाँ, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, रोपड़, ठीक है ना, बहुत सारी साइट इसमें आ जाएगी। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सारी सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों में होगी। फिर वैदिक काल में आप आते हैं तो कौन सी साइट हो जाएगी? मध्य एशिया, मध्य एशिया। नहीं वहां से तो आर्य आए थे, ये मैक्स मूलर को मान रहे हैं तो मध्य एशिया। और तो उस चैप्टर में आपने देखना है कि पाषाण काल की, अगर हम साइट की ये वही काल की बात करते हैं, पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से कहीं 4,000 मिल रहा है, कहीं 3,000, कहीं 6,000, कहीं 1,000, आप कुछ भी लिखो चलेगा, लेकिन रेफरेंस हम पे होना चाहिए कि हमने फला बुक से लिखा है। नव पाषाण काल 9,000 से 1,000 ईसा पूर्व। हो गया काल डिटरमाइन। फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है कार्बन डेटिंग के आधार पर? 1200, 2400 से लेकर 1700 के बीच लगभग। कहीं पे आपको 2350 से 1750 के बीच में मिल जाएगा, किसी बुक में मिल जाएगा 2500 से लेके 1700 तक। तो लगभग 2500 से लेके 1700, 1750 के आसपास इसका काल आपको मिल जाएगा। फिर हम वैदिक काल में आते हैं, इसका टाइम पीरियड, इसको हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। अगर मैं कहूँ कि वैदिक काल का टाइम पीरियड, आप क्या कहेंगे? 1500 से 1000 तक। वैदिक काल, वैदिक काल 1500 से लेकर 600 तक। वेरी गुड। और अगर मैं कहूँ कि ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से लेकर 1000 तक। और उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड 1000 से लेकर 600 तक। 600 ईसा पूर्व भी लिखना है, ठीक है। अभी हम ईसा पूर्व में चल रहे हैं। अब 6th सेंचुरी ईसा पूर्व, इससे आप क्या समझ रहे हैं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। यस सर। 6ठी शताब्दी में कहाँ से कहाँ तक का समय आएगा? 36 शताब्दी, इसका नेता टीप नहीं सकता। 501 से लेके 600 तक और 600 के बाद, यानी कि 501 से वो स्टार्ट हो जाएगा ईसा पूर्व से। यानी कि हम घटते हुए क्रम में आगे की ओर आ रहे हैं तो 600, 599, 598, क्योंकि हम ईसा पूर्व में चल रहे हैं तो हम नीचे घटते हुए क्रम में आएंगे, ठीक है। और जब आप मगध राज्य की बात करेंगे, 16 महाजनपदों की बात करेंगे, मगध राज्य के उत्कर्ष तक जब आप लोग आ जाएंगे तो मौर्य साम्राज्य तक आते आते आप 322 ईसा पूर्व तक इस टाइम पीरियड को देखिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 322 ईसा पूर्व तक, लगभग 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। फिर आपका मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का टाइम पीरियड 300। चंद्रगुप्त कब गद्दी पर बैठा? 345 में। 322 ईसा पूर्व, ठीक है। और ये चला आएगा आपका 185 ईसा पूर्व तक, मौर्य साम्राज्य का टोटल टाइम पीरियड। और मौर्योत्तर काल आ जाएगा आपका 185 ईसा पूर्व से लगभग पहली दूसरी शताब्दी तक। तो हमने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इन सब चैप्टर को मोटा मोटा देख लिया। अब कई बार आपका टाइम पीरियड टॉपिक टू टॉपिक मेंटेन है। अब चंद्रगुप्त मौर्य पे अगर क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कब गद्दी पर बैठा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई, तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा आपका 322 से 298 ईसा पूर्व तक। तो अगर आप पे 4 ऑप्शन आए हैं, हो सकता है 2 ऑप्शन 322 से लेके 298 ईसा पूर्व के बीच में हो, और 2 हो कि 424 ईसा पूर्व या 278 ईसा पूर्व। तो
आपके 2 ऑप्शन पहले ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से लेके कहाँ तक शासन किया है, कहाँ तक शासन किया, 298 ईसा पूर्व। क्वेश्चन को अगर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सही सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि बारीकी से इन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आपका सही चला जाएगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पे ये था कि जो मैं टूल्स ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहा था, 3P, अगर आपने प्रत्येक चैप्टर में एक चैप्टर होगा कि अगर इनमें से एक भी टूल्स कम हुआ तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे पर्सन कौन है, प्लेस कहाँ का है, पीरियड कौन सा है, इवेंट कौन सा है। आपके अगर टूल्स ऑफ हिस्ट्री प्रत्येक चैप्टर में क्लियर होंगे तो ऑब्जेक्टिविटी में आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता है। और एग्जामिनर आपसे जो जितने भी आप कंपटीशन के एग्जाम देंगे उसमें आपको पता लग जाएगा कि या तो पूछेगा हिस्ट्री में क्वेश्चन कि व्यक्ति कौन है, या पूछेगा स्थान कहाँ का है, या पूछेगा पीरियड कब का है, घटना कौन सी है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, इट मीन्स वो पीरियड को पूछ रहा है। अगर वो व्यक्ति के दृष्टिकोण से इस क्वेश्चन को पूछता है तो ये पूछ सकता है कि प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ। और यदि वो पूछता है प्लेस के हिसाब से कि प्लासी का युद्ध किस राज्य में होता है, प्लासी किस राज्य में पड़ता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन अगर आपने एक तथ्य पूरा रट दिया कि प्लासी का युद्ध 21 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, प्लासी बंगाल में पड़ता है। बस इस क्वेश्चन पे अगर किसी एग्जामिनर की नज़र जाएगी तो वो सिर्फ इतनी ही चीज़ पूछेगा कि प्लासी के युद्ध में कौन जीता कौन हारा, कौन व्यक्ति जीता कौन हारा, किस किस के बीच में हुआ, प्लासी कहाँ पड़ता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो इस तरीके से आपने कंपटीशन के लिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। बाकी इतिहास की उपयोगिता से मैं आपके लिए उपयोगिता एक ही चीज़ कहूँगा कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतिहास की उपयोगिता आपके लिए इस संदर्भ में है कि आपने जो अतीत में भूल की है, पढ़ाई लिखाई नहीं की है, ठीक है ना, नकल की है, अब मेहनत करने का समय है। इतिहास की उपयोगिता आपके लिए ये है कि मेहनत से पढ़ना है और अपना भविष्य संवारना है। बस इसी को समझ जाइए। इतिहास विज्ञान है, कला है, इतिहास विज्ञान भी है और कला भी है। तो इतना समझ में आ गया। तो पहली यूनिट आपकी जो हमारा पहला ये टॉपिक था यहाँ पे इतिहास का परिचय, ये आपका क्लेरिफाई हो गया। इन चीज़ों को इतना दिमाग में बिठा लीजिए, सबसे पहला काम। अगर आप ये समझ गए, अब सोने से पहले एक बार मनन कर लेना इन चैप्टर्स पे कि इतिहास का परिचय कैसा है, इतिहास के परिचय में हमने क्या क्या पढ़ा, इतिहास क्या है। मैं रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इतिहास मानव से संबंधित अतीत काल की घटनाओं का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और पक्षपात रहित पूर्ण वर्णन इतिहास है। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, वो यूनानी इतिहासकार थे, उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। तीसरा पॉइंट था हमारा इतिहास शब्द की उत्पत्ति। इतिहास शब्द की उत्पत्ति 3 शब्दों से हुई है, यूनानी शब्द हिस्टोरिका, यूनानी शब्द लोरोप्ला, जर्मन शब्द गैस्चिचेटे। इन सब का अर्थ लगभग या तो इतिहास, मानव सभ्यता के बारे में जानना, मानव सभ्यता के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, मानव सभ्यता के बारे में अनुसंधान या खोज करना, ये इतिहास है। फिर हमने इसमें देखा था फिर हमने देखा था कि इतिहास के प्रकार। इतिहास के मैंने आपको 5 प्रकार बताए थे: राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, विधिक इतिहास और विश्व इतिहास। फिर हमने उनके बारे में अंदर जाना कि भाई राजनीतिक इतिहास में हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, शासक और शासकों की नीतियों और उनके प्रशासन के बारे में राजनीतिक इतिहास में अध्ययन करेंगे। सामाजिक इतिहास में समाज के बारे में, जैसे परिवार कैसे हुए, सामाजिक ढांचा क्या है, स्त्रियों की दशा कैसी थी, स्त्रियों की शिक्षा कैसी होती थी, संस्कार कौन कौन से हैं, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, मनोरंजन के साधन, इन सब चीज़ों पे हम किस में बात करेंगे, सामाजिक इतिहास में। आर्थिक इतिहास में
जैसे मैंने कहा कि आपके घर में खेती हो रही है, आपके घर में पशु बंधे हुए हैं, आपके घर में पैसा रखा हुआ है, आप में बैंक में अकाउंट खोल रखा है, इन सब चीज़ों पे दौड़ाना है सिर्फ दिमाग। अगर आर्थिक से संबंधित प्रश्न है कंपटीशन में, आप समझ जाएंगे कि आर्थिक इतिहास का प्रश्न है, तो आप अपनी नज़र किस पे दौड़ाएंगे? सिर्फ आर्थिक चीज़ों पे। क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया सामाजिक इतिहास का है, तो आपको समाज में एनालिसिस करना है, तो इसमें हमने ये देखा। नेक्स्ट था हमारा इतिहास के उपकरण। इतिहास के उपकरण मैंने 4 बताए, 3P and 1E। फर्स्ट P इज पर्सन, व्यक्ति कौन है, प्लेस स्थान कहाँ का है, पीरियड काल कब का है, और घटना कौन सी है, इवेंट घटना कौन सी है। इतिहास की उपयोगिता, तो इतना चीज़ें इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अगर आप ये समझ गए, ये आपके लिए सॉफ्टवेयर जैसा है। अगर आपने इतनी चीज़ों को समझ लिया तो मुझे लगता है कि आप इतिहास का अध्ययन आसानी से कर पाएंगे, और इससे आसान कोई तरीका इतिहास पढ़ाने का नहीं है। ठीक है, ठीक है। जी सर। वैदिक काल में मोटे तौर पे आप देखेंगे, पहले उसी सप्त सिंधु प्रदेश में, जहाँ पे पहले कौन रह रहे थे, सैंधववासी। सैंधववासियों के पतन में एक मुख्य कारण आर्यों का आक्रमण भी माना जाता है। आर्यों के देवता कौन थे? इंद्र। इंद्र की एक उपाधि है पुरंदर, और मैंने आपको पढ़ाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण में टीले होते थे, पश्चिमी टीले पर दुर्ग होता था। तो जब पश्चिम से आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने उनके टीलों को ध्वस्त किया, और उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आपको पता लग जाता है कि नगरीकरण कैसे भारत में हुआ। आज से लगभग 4,500 साल पहले भारत में नगरीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। तो हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे थी। सबसे पहले लोकेशन को हम डिटरमाइन कर लेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता से तात्पर्य सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है। सिंधु की सहायक नदियाँ हो गई रावी, चिनाब, व्यास, झेलम, सतलज। इस पूरे क्षेत्र में ये सभ्यता का उदय हुआ, विस्तार हुआ और अंततः पतन भी हुआ। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इसका विस्तार कैसे कैसे हुआ। दूसरा, हम इस चैप्टर में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किन किन नामों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लिए काल निर्धारण किन किन विद्वानों ने किया है और किसको हम प्रामाणिक मानते हैं। चौथा, हम इसमें देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। पांचवा, हम इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, आर्थिकी कैसी थी, उनका रिलीजन या धर्म कैसा था। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है इसका, वो है सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीकरण, नगरीकरण की प्रमुख विशेषताएं। तो इस चैप्टर में हम इतनी चीज़ों को क्लैरिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वैदिक काल। तो वैदिक काल को अगर आप देखेंगे तो वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटेंगे, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसको हम तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में क्या व्यवस्था थी और उत्तर वैदिक काल में उस व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन या उत्तर वैदिक काल की राजनीति, समाज, आर्थिकी, धर्म। आपको ये देखना है इस चैप्टर में कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आर्यों की इन सभी व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन हुआ, कितना विकास हुआ, कितनी उसमें विकृतियां जुड़ी। क्योंकि अब उत्तर वैदिक काल तक आते आते मानव ज़्यादा स्वार्थी हो जाएगा, पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट आर्यों पर पड़ने लगेगा और धीरे धीरे एक नया परिवेश आपको देखने को मिलेगा। फिर आप उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो जाता है आपका 600 ईसा पूर्व तक। तो उत्तर वैदिक काल का पतन हो जाएगा, यानी कि आर्यों का जो मुख्य धारा से आर्य हट जाएंगे और 6 सेंचुरी बीसी में क्या हो जाएगा, 6 सेंचुरी बीसी में अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं तो 16 महाजनपदों का उदय हो जाएगा। 16 महाजनपदों में इसी फेज में हम देखेंगे कि मगध अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में लेगा। अपने नियंत्रण में लेने के पश्चात मगध एक शक्तिशाली राज्य की ओर उन्मुख होगा। तो हम इस फेज में देखेंगे कि मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे कैसे हुआ। ये तो रहा राजनीतिक पैटर्न। दूसरी तरफ हम देखेंगे, अगर सामाजिक या धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं हम 6 सेंचुरी बीसी को, तो 6 सेंचुरी बीसी भारतीय दृष्टिकोण से हो या वैश्विक दृष्टिकोण से हो,
धार्मिक सुधार या सामाजिक सुधार के लिए जाना जाता है। तो 6th सेंचुरी BC में सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो गौतम बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, महावीर स्वामी का नाम सुना होगा। विभिन्न 62 संप्रदायों का उदय गंगा घाटी में हुआ था। तो उनमें से मुख्य रूप से आपको फोकस करना है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म और शाक्त धर्म। ये आप सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र में देखेंगे। वहीं आप आर्थिक क्षेत्र में देखते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में 6th सेंचुरी BC को हम देते हैं द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा। पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ, फिर वैदिक काल आया तो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन 6th सेंचुरी BC तक आते आते फिर से नगरीकरण स्थापित हुआ, जिसको हम कहते हैं द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा हम उसको देते हैं। तो हम उस फेज में ये देखने का प्रयास करेंगे कि द्वितीय नगरीकरण किस प्रकार से हुआ, क्या क्या उसकी विशेषताएं थी। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे कि जब मौर्य साम्राज्य में अंतिम ये वही 6th सेंचुरी BC में मगध राज्य जब अपने चरमोत्कर्ष पर था तो उसका अंतिम शासक हुआ धनानंद। तो धनानंद के अत्याचार से या चाणक्य का जो उसने अपमान किया था, उसी परिस्थिति में मौर्य साम्राज्य का उदय होगा। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा। तो आपका यह चैप्टर में हम राजनीतिक क्षेत्र में देखेंगे बिंदुसार, अशोक। फिर आता है आपका जब उत्तर भारत में अफगानिस्तान से लेके बंगाल की खाड़ी तक या हिमालय से लेके विंध्याचल पर्वतमाला या कर्नाटक तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। तो जो दक्षिण भारत का क्षेत्र बच जाता है, जैसे कर्नाटक के नीचे आपको देखने को मिलेगा क्या, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, गोवा हो गया, ये जो क्षेत्र है इसमें संगम काल है। और संगम काल है तो इसमें मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा कि चोल, चेर और पांड्य वंश, 3 राजवंशों को आप राजनीतिक दृष्टिकोण से स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ संगम, विभिन्न प्रकार के संगम आयोजित किए गए तो उसमें विभिन्न प्रकार के लिटरेचर लिखे गए। साथ ही हम यह देखेंगे कि संगम काल में कालीन समाज कैसा था, आर्थिकी उनकी कैसी थी। और लास्ट में हम, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड किया 185 BC तक, लगभग कुषाण काल तक, तो मौर्योत्तर काल को आप स्टडी करेंगे। मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो जाएगा तो मौर्योत्तर काल का उद्भव होगा। तो ये आपका रहा प्रारंभ से लेके, जो इतने टॉपिक है आपके, ये हैं आपके प्रारंभ से लेके 185 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड। इसमें आपने इसी सीक्वेंस में ये चैप्टर पढ़ लेने। तो सबसे पहला काम है आपका इतने चैप्टर्स को इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में याद कर लेना कि सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास का परिचय। जब हमें इसकी जानकारी हो जाएगी तो हम जानेंगे भाई कि हमें इतिहास लेखन करना है, तो हमें फिर स्रोतों की जानकारी होनी चाहिए। जब हम स्रोतों को जान जाएंगे फिर हमें इतिहास के अध्ययन का तरीका पता लग जाएगा, साथ ही साथ हमें स्रोतों का पता लग जाएगा। और फिर जब हम मानव सभ्यता के उदय की बात करेंगे, उदय से उसके विस्तार की बात करेंगे, चैप्टर टू चैप्टर, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, 6th सेंचुरी BC, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल या संगम काल, तो आपकी पूरी समझ में आ जाएगा। लेकिन सीक्वेंस आपका यही होना चाहिए। अब हम डायरेक्ट अगर सीधे सीधे मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे, पीछे का छोड़ देंगे, तो आपकी समझ में नहीं आएगा। यद्यपि कंपटीशन में मुख्य रूप से मानव सभ्यता के उदय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर हम देखते हैं पहला टॉपिक, इतिहास का परिचय। अब इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। वैसे तो इतिहास को, अगर इतिहास क्या है इस पे अगर आप डिबेट करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा समय कम पड़ जाएगा। हम ये पूरे ज़िंदगी गुजर जाएगी, इतनी इतिहास पे व्याख्या, विभिन्न इतिहासकारों ने पूरी की किताब लिख डाली है कि इतिहास क्या है, लेकिन हमें उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना है। हमें सिर्फ सामान्य शब्दों में ये समझना होगा है कि इतिहास क्या है। दूसरा हम इसमें जानेंगे कि इतिहास के जनक कौन हैं, इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास के प्रकार कौन कौन से हैं, इतिहास के उपकरण कौन कौन से हैं, इतिहास की उपयोगिता क्या है, इतिहास विज्ञान है, कला है। इस जो लास्ट के 2 टॉपिक हैं, इतिहास की उपयोगिता और इतिहास विज्ञान या कला है, तो इसको हम सामान्य तौर पे समझेंगे, ज़्यादा डिबेट में नहीं जाएंगे। तो अगर हम इसी चैप्टर की बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम यह जाने कि इतिहास क्या है,
तो आप जो इतिहास, आप इतिहास से क्या समझते हैं? कोई कहना चाहेगा? कोई कुछ कहना चाहता है? इतिहास क्या है? मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? जी सर। अपने कैमरे पहले तो एक बार ऑन करिए। आप लोग हैं नहीं है पता ही नहीं लग रहा है। यस सर। हैं सभी लोग? यस सर। आपके शब्दों में इतिहास क्या है? अतीत में घटी घटनाओं को सर। वेरी गुड। एक चीज़ आपने सही कही कि अतीत काल की जो घटनाएं, और इतिहास दो शब्दों से मिलकर इति पलक खास। इट मीन्स, ये इतना नहीं है। और चलो आप बोलने का प्रयास कर रहे हैं। बीती हुई घटना। हैं? बीती हुई घटना ही सर। बीती हुई घटनाएं, चलो ये भी अच्छी बात है कि आपने कहा बीती हुई घटनाएं। और कोई कुछ कहना चाहता है? चलो दो। इतिहास में घटी घटना हाँ, सर भूतकाल में घटी घटनाओं को इतिहास कहते हैं। चलो भूतकाल में घटित घटनाओं को इतिहास कहते हैं। इतिहास कहते हैं। एक चीज सभी लोगों ने कही कि अतीत काल या भूतकाल या बीती हुई बात, ये केंद्र बिंदु है इतिहास का। हम ठीक है, लेकिन हम किसकी बात करेंगे इस इतिहास में जो आपके सिलेबस में रखा गया है? मानव से संबंधित। किसकी बात करेंगे आप? किसकी बात करेंगे? मानव से संबंधित। हाँ, तो पहला पॉइंट अब आपका क्लियर हो गया कि मानव से संबंधित अतीत काल की घटनाओं का वर्णन। लेकिन वर्णन हम कैसे करेंगे? क्रमबद्ध। जैसे मैंने अभी आपको उसमें दिखाया था, किसमें? स्क्रीन पे आपको दिखाया था कि स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया था अभी सिलेबस एक सीक्वेंस में मैंने दिखाया। जैसे मैंने ये चैप्टर्स दिखाए तो एक सीक्वेंस में दिखाया कि सबसे पहले पाषाण काल आएगा, फिर सिंधु घाटी सभ्यता आएगी, फिर वैदिक काल आएगा, 6th सेंचुरी BC आएगी। तो आपका जो मानव सभ्यता के इतिहास में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा, विकास होगा। उसको आप तभी समझ पाएंगे जब आप इन चैप्टर्स को क्या करेंगे? क्रमबद्ध करेंगे, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और पक्षपात नहीं करना है इतिहास के साथ। होता क्या है, जैसे मैं बार बार ये कहीं कोई समझाएगा नहीं कि पाषाण काल, अब हमने कभी पाषाण काल, जिस स्टूडेंट, आप तो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, इतना मैं बार बार शायद आपको इस चीज़ से आगाह करवा चुका हूँ कि हमें उसी काल में सोचना है। जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आप इतिहासकार हैं, GS में आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो आप भूगोलवेत्ता हैं, आप राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं तो आप राजनेता हैं, या आपको विधि का ज्ञान है, विधिवेत्ता है, या आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो आप अर्थशास्त्री। यानी कि इट मीन्स ये है कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे आप वही हो। ठीक है, जब आप ये फील करोगे तो आपको वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। और यदि आप क्या करेंगे, सीधे रटने का कंसेप्ट लगाएंगे, किताब आपको फील नहीं हो रही है, वो टाइम पीरियड जो आपके टॉपिक हैं उनको आप अपने में फील नहीं कर पा रहे, तो उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा। जस्ट लाइक पाषाण काल, पक्षपात से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो जिस काल में हुआ और हम उसके अपोजिट बात करें, तो हमने क्या कर दिया? उस काल के साथ पक्षपात कर दिया। या जैसे मैंने परसों गांधी जी पे बात की, कुछ लोगों को गांधी जी के बारे में पता नहीं है, कुछ भी बके जाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? गांधी जी के साथ पक्षपात कर रहे हैं। या हम पाषाण काल की बात करते हैं, पाषाण काल में मैं कई बार बोलता हूँ कि जो नहीं पढ़ेगा, जिसने कभी जाना ही नहीं कि पाषाण काल क्या है, आदिमानव कौन था, क्या करता था, तो सीधे सीधे जैसे आज देख रहा है अपने आसपास, पूर्वाग्रह से तात्पर्य या पक्षपात करने से तात्पर्य है कि जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं
उससे हम ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और हम वैसे ही व्याख्या कर डालते हैं, हमारी सोच वैसे ही हो जाती है। तो अगर पाषाण काल में हम आज के अकॉर्डिंग सोचें तो कोई बोलेगा भाई कि आदि मानव क्या गाड़ी चलाता था, आदि मानव हेलो। रेस्टोरेंट पे जाके चाउमीन या मोमो खाता था, ठीक है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, आदि मानव या पाषाण काल के साथ पक्षपात कर दिया। क्यों? क्योंकि आदि मानव जस्ट लाइक मंकी के जैसे उसने अपने जीवन की शुरुआत की, और उस प्रक्रिया में आप देखते हैं कि चाउमीन हुआ, मोमो हुआ, गाड़ी हुआ, ये तो मॉडर्न इंडिया में भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, बहुत बाद में, और सामान्य भारतीयों में तो इसकी कोई पहुंच नहीं थी। पूरे भारत इतिहास में शायद ये चीज़ें अभी स्वतंत्रता तक तो भारतीयों को नसीब नहीं थी, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पे है कि आप इतिहासकार हैं, जिस भी चैप्टर को आप लोग पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा टूल्स ऑफ हिस्ट्री के दृष्टिकोण से बारीकी से उसका अवलोकन कर लेना है, ठीक है। तो सामान्य परिभाषा में इतिहास मानव से संबंधित अतीत काल की घटनाओं का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और पक्षपात रहित पूर्ण वर्णन है। इतना याद कर लेना है, मानव को याद रखना है, अतीत को याद रखना है, घटना को याद रखना है। जिन घटनाओं का आप वर्णन करेंगे वो क्रमबद्ध होगी, सुव्यवस्थित होगी और पक्षपात रहित पूर्ण होगी। सेकंड पॉइंट है कि इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक हेरोडोटस। वेरी गुड। तो हेरोडोटस इतिहास के जनक है।